चलो, कुछ रहा तो कॉल करता हूँ मैं। चलो यार, हाँ। कौन से रे बेटा? कौन से? ये दो? ये इधर ये हो जाएगा रे, मतलब रिकॉर्डिंग में अंधेरा हो जाएगा। क्या बोले? थोड़ा सा जगह चेंज कर सकते क्या? क्योंकि अगर ये बंद कर दिया तो इधर अंधेरा हो जाएगा। रोज बंद रहते हैं ये? एक मिनट रुको। देखो कौन सा है तो। किधर है बटन इसका? उधर एक बार चेक करो, कोई बटन है तो। इधर ही है। चल, आ जाओ, स्टार्ट करते। ले बेटा, फटाफट से एक बार चेक कर लो सब लोग। प्रिंसिपल दिया हुआ था बेटा 1 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट था 10%, रेट था 8.5 ईयर्स, फ्यूचर वैल्यू आपको पूछा हुआ था, राइट? लो, सिंपल इंटरेस्ट मेथड बोला था। फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या है बेटा इसके अंदर में? सिंपल है, P प्लस आई। P प्लस आई कैसे निकालेंगे? P इंटू एन इंटू आर, राइट? प्रिंसिपल कितना था? 1 लाख। PNR देखो बेटा, P प्रिंसिपल 1 लाख, एन पीरियड कितना था? 8.5 ईयर्स, और रेट कितना था? 10%। हाँ ठीक है, 0.1 लिख देंगे। चलो, ब्रैकेट का आंसर बताओ मुझे। 85,000 आ रहा है क्या? पक्का? 85,000 आपका ब्रैकेट का आंसर आ जाएगा। बोलो कितना आया फिर? 1,85,000। सिंपल। दूसरा वाला क्वेश्चन, use the data of above question and calculate the future value using compound interest method। कंपाउंड इंटरेस्ट मेथड से निकालना था, और डेटा ऊपर का यूज करना है सर, प्लीज ध्यान देना। कंपाउंडेड एनुअली है तो फ्यूचर वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे? फ्यूचर वैल्यू पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, और ऊपर के डेटा में बस एक सिंगल कैश फ्लो दिया हुआ है, एक ही बार दिया है 1 लाख रुपीज। यस और नो? तो सिंगल कैश फ्लो विथ कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? ध्यान देना। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू आज की वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू इन ब्रैकेट 1 प्लस आर रेस टू पावर एन। ये पहली केस है अपनी, राइट? प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 1 लाख। प्रेजेंट वैल्यू कितनी है बेटा? 1 लाख, राइट? एक सेकेंड ना बच्चों। हाँ, प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 1 लाख। इन ब्रैकेट 1 प्लस आर कितना है? 0.1 रेस टू पावर 8.5। तो 1 लाख इन ब्रैकेट 1.1 रेस टू पावर 8.5। यस और नो? ऐसे करेंगे ना हम लोग। चलो, अब ये कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करो तो 1.1 रेस टू पावर 8.5, सबसे पहले कैलसी पे ले लो 1.1, उसके बाद रूट का बटन दबाओ बेटा 12 टाइम्स, देन -1, देन इनटू रेस टू पावर जो था वो 8.5, देन +1 इनटू इक्वल टू 12 टाइम्स। कितना आ रहा है? 2.2480, राइट? So 1 lakh into 2.24
2,248,000 कितना आ गया बेटा? 2,248 2,24,800 है ना। इसी में दूसरी केस, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू कंपाउंडिंग क्वार्टरली, प्रेजेंट वैल्यू इन ब्रैकेट 1 प्लस r अपॉन 4 रेज टू पावर n इंटू 4। कंपाउंडिंग क्वार्टरली है तो मुझे r और n दोनों कैसे चाहिए? क्वार्टरली। कंपाउंडिंग अगर क्वार्टरली है तो मुझे r और n दोनों भी क्वार्टरली चाहिए। इसीलिए मैंने r को जो पर एनम रेट दिया था उसको 4 से डिवाइड किया, जो रेट ईयर में दिया था उसको 4 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं तो 8.5 साल में 8.5 ईयर्स मल्टीप्लाइड बाय 4 इतने क्वार्टर आ जाएंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू आपकी आ गई 1 लाख इन ब्रैकेट 1 प्लस 1 लाख दिया हुआ था ना क्वेश्चन में, 1 प्लस r.1 अपॉन 4 रेज टू पावर 8.5 इंटू 4। बोलो बेटा कितना आ रहा है? 1 लाख। हाँ 1 प्लस 0.1 अपॉन 4 कितना आता है? 0.025। तो 1.025 रेज टू पावर 8.5 इंटू 4 कितना आ जाएगा बेटा? 34। लिख दो क्या? कैलसी पे हो जाएगा पूरा। लो 1.025 रेज टू पावर 34 कैसे सॉल्व करना है? 1.025 इंटू इक्वल टू 33 टाइम्स, बरोबर है 2.3153। डायरेक्ट आंसर बताओ। 2,31,530। इसी में थर्ड केस। हाँ ठीक है ना, 10-20 रुपए का फर्क आ जाएगा, राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस है। डन। किसी का 512 आएगा, किसी का 522 आएगा, किसी का 532 आ जाएगा, ठीक है, इट्स ओके। थर्ड केस बोलो, प्रेजेंट वैल्यू इन ब्रैकेट 1 प्लस r अपॉन 2 रेज टू पावर n इंटू 2। उसके बाद 1 लाख इन ब्रैकेट 1 प्लस 0.1 अपॉन 2 रेज टू पावर 8.5 इंटू 2। बोलो बेटा कितना आ जाएगा? 1 लाख इन ब्रैकेट 1.05 रेज टू पावर 17। कैसे सॉल्व करेंगे? 1.05 इंटू इक्वल टू कितने बार? 16 टाइम्स। बोलो कितना आ जाएगा आंसर? 2,29,180। हाँ बोलो बोलो। 2,29,183, 190, 200 जो भी आपका है, ठीक है। 10-20 रुपए का फर्क आने तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे। अब किसी ने 3 डेसिमल पॉइंट लिया होगा तो उसका आंसर बड़ा आएगा, किसी ने 4 डेसिमल पॉइंट लिया होगा तो 10-1 रुपए से कम आएगा, 5-6 डेसिमल पॉइंट लिया तो 20-1 रुपए से कम आ जाएगा। लास्ट वाला बोलो बेटा कितना आ जाएगा? फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इन ब्रैकेट 1 प्लस r अपॉन 12 रेज टू पावर n इंटू 12। करो इसको सॉल्व। 1 लाख इन ब्रैकेट 1 प्लस 0.1 अपॉन 12 रेज टू पावर 8.5 इंटू 12। डायरेक्ट आंसर बताओ। $2,33,142। डन। चलो आगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। हाँ बोलो बेटा क्या पूछा है यहाँ पे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश फ्लो सीरीज। फ्यूचर में इतने कैश फ्लोज हो रहे हैं बेटा, इन सारे कैश फ्लो का मुझे कौन सा वैल्यू चाहिए? इन सारे कैश फ्लो का मुझे प्रेजेंट वैल्यू चाहिए। तो
तो 1 साल बाद के 1500 यानी आज का कितना, 2 साल बाद के 1000 यानी आज का कितना, 3 साल बाद के 2000 यानी आज का कितना, यानी आफ्टर 4 ईयर्स के 8000 यानी आज का कितना। तो मैं इन सभी का प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहा हूँ। कैसे निकालना है, ध्यान से सुनना बेटा। आ जाओ, ईयर कितने साल है, 1 2 3 4। कैश फ्लो कितना है बेटा, 1500, 1000, 2000, 8000। प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर आएगा या सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आएगा, सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, एन्युटी फैक्टर नहीं रहेगा। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट कितना है बेटा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%। लो कैलसी 1/1.15 करो बेटा, 1 डिवाइडेड बाय 1.15, 0.8695 किया सभी ने, 0.8695 फिर से इक्वल टू दबाओ, 0.7561 फिर से इक्वल टू दबाओ, 0.6575 फिर से इक्वल टू दबाओ। और अब मैं प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेता हूँ। कैसे निकलेगा, कैश फ्लो मल्टीप्लाइड बाय फैक्टर। जिसके कैलसी में जीटी का बटन है उसने बस मल्टीप्लाई करना है, आखिरी में जीटी का बटन दबाना है। जिसके कैलसी में जीटी का बटन नहीं हो क्या करेगा, 1500 इंटू 0.8695 इक्वल टू एम प्लस, फिर 1000 इंटू 0.7561 इक्वल टू एम प्लस, 2000 इंटू दिस इक्वल टू एम प्लस, 8000 इंटू दिस इक्वल टू एम प्लस। लास्ट में आप क्या प्रेस करोगे, एमआरसी। और जिसके कैलसी में जीटी का बटन है वो स्ट्रेट वे 1500 इंटू दिस इक्वल टू 1000 इंटू दिस इक्वल टू 2000 इंटू दिस इक्वल टू 8000 इंटू दिस इक्वल टू, और लास्ट में क्या प्रेस करेगा, जीटी। यस और नो। 7949.54 या डायरेक्ट कैलसी से करना है तो, डायरेक्ट कैलसी से अगर करना है तो ऐसे 1500 डिवाइडेड बाय 15% है ना, तो 1.15 इक्वल टू एम प्लस। देन अगली फिगर क्या थी, 1000 डिवाइडेड बाय 1.15, सेकेंड ईयर था तो 2 बार इक्वल टू और एम प्लस। देन अगली फिगर थी 3000 डिवाइड बाय 1.15, देन नेक्स्ट था 8000 डिवाइड बाय 1.15, 4 बार इक्वल टू ना। देन एमआरसी प्रेस कर दो, डायरेक्ट आ जाएगा 7949 समथिंग। यस और नो। चलो आगे, पक्का, डन। उसके बाद 5 0 1000 1000 1000 इनफाइनाइट रेट तक मिल रहा है, 10% है। प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, ग्रोथ रेट अगर है तो, ग्रोथ रेट अगर है तो 3%, और अगर 0% है तो। बोल बेटा, पहले विदाउट ग्रोथ रेट, और बाकी है क्या अपना, ओके। आज क्वेश्चन नंबर 4, क्या बोला यहाँ पे, हर साल 5000, गैप है, अमाउंट सेम, गैप सेम, एन्युटी कितना फाइनाइट पीरियड है वो भी पता है हमें, 4 साल। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल सा एक फॉर्मूला यूज करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू, बोलो बेटा, एन्युटी इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर फॉर रेट कितना है 15% और पीरियड कितना है 4 ईयर। बता दो कितना आ जाएगा। हाँ, एन्युटी था 5000, और ये फैक्टर कैसे आएगा, 1/1.15, बोलो इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू 4 बार, और देन जीटी, बोलो कितना है फैक्टर, 2.8549। कितना है आंसर आपका,
14, ओके। इसी में फ्यूचर वैल्यू भी निकालना है। फ्यूचर वैल्यू निकालना है मतलब कब का वैल्यू निकालना है बेटा? एट द एंड ऑफ 4 ईयर। एट द एंड ऑफ 4 ईयर। तो देखो ये जो 5000 है पहले साल के, इसका 4th ईयर के एंडिंग में कितना हो जाएगा, ऐसे निकालना पड़ेगा ना। ये जो दूसरे 5000 है इसका 4th ईयर के एंडिंग में कितना हो जाएगा, ये जो तीसरे 5000 है इसका 4th ईयर के एंडिंग में, और ये जो चौथे 5000 है इसका 4 ईयर के एंडिंग में। अच्छा, फ्यूचर वैल्यू के केस में एन्युटी वाला फॉर्मूला है क्या मेरे पास? एक बोलो क्या रहेगा? फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू एन्युटी इन ब्रैकेट 1 प्लस आर रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन आर। बता दो। 1 प्लस 0.15 ना, रेज टू पावर 4 माइनस 1 अपॉन 0.15। इसी में अगर कंपाउंडिंग क्वार्टरली होता तो ये r अपॉन 4 और n अपॉन 4 कर देता, यस और नो। और हमने यहाँ पे सोचा एन्युटी ऑकर एट द एंड ऑफ द ईयर। बताओ। इन ब्रैकेट 1.15 रेज टू पावर 4 माइनस 1 अपॉन 0.15। बता दो कितना आ जाएगा इसको सॉल्व करके? 4.4, सॉरी, अच्छा आप उसका आंसर बता रहे हो क्या? 4.99। बताओ कितना आ गया? 61,966। ठीक है, नियरेस्ट आंसर हमने टिक कर दिया। 24,000, किसी का 25,000 आया होगा इसमें, है ना? किसी का 25,000 और 24,990 समथिंग आया होगा, किसी का 25,000 आया होगा। लास्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्या पूछा है बेटा यहाँ पे? प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, इनफाइनाइट एन्युटी है। प्रेजेंट वैल्यू निकालना है और इनफाइनाइट एन्युटी है। लो तो फटाफट से। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू ए अपॉन आर। ये विदाउट ग्रोथ रेट है, विदाउट ग्रोथ रेट। एन्युटी 1000 अपॉन 10% का साइन 10,000। विथ ग्रोथ रेट है तो पीवी इज इक्वल टू 0.1 माइनस 0.03, यानी 1000 डिवाइडेड बाय 0.07। बोलो बेटा कितना आया? 14,285। सभी का आ गया था बेटा ऐसे? यहां तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो एक बार पूछो। ऑल सेट, डन। चलो आगे। आ जाओ। अच्छा, आप लोगों का वो पूरा नहीं हुआ है ना सेल्फ प्रैक्टिस वाले सम, राइट? ठीक है, अब एक काम करना है, जो बच्चों का सेल्फ प्रैक्टिस वाले जो मैंने सम दिए थे, एक 10 से 15 मिनट सिर्फ सम ट्राई कर लो पहले, एक 15 से 20 मिनट तक। जो भी बच्चा बेटा ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी देख रहा है, 15 से 20 मिनट आपने बेटा सम ट्राई करने हैं। चलो देखो तो, जो बच्चा लेक्चर रिकॉर्डेड देख रहा है, बीच में एक ऐसा हल्का सा ग्लिच मिला होगा ना आपको। हाँ, तो मैंने एक 10-15 मिनट का ब्रेक दिया था बच्चों को, ध्यान से सुनना। बच्चे पढ़ाई नहीं करते साला, तो मैंने प्रैक्टिस करने के लिए समय दे दिया इनको। डन किया बेटा आपने? ट्राई किए सम? कुछ सम ट्राई किए, कुछ आए नहीं आए होंगे, तो जो भी है वो निकाल करके रख लेना डाउट्स, ठीक है? तो वो आपके ले लूँगा कल सुबह फर्स्ट 15 मिनट में। 1 मिनट, कल तो संडे है ना, तो आप जो बोलो।
छुट्टी नहीं, नहीं बाबा, संडे में कभी नहीं आता, संडे में बच्चों को त्रास देता ही नहीं हूं। सो ध्यान से सुनना, कॉस्टिंग एंड रिस्क ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इन द फिनेंशियल मैनेजमेंट। अच्छा, फिनेंशियल मैनेजमेंट की हम लोग इतने दिन से थियरी देख रहे हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ रहे हैं, हम लोगों को क्या समझा, बस इतनी दो बातें समझ में आई हम लोगों को कि पैसों का मैनेजमेंट करना है, पैसे कहाँ कहाँ से रेस करने हैं और उन्हें कहाँ कहाँ यूटिलाइज करना है। फर्स्ट टॉपिक को आप जितने प्यार से और शांति में देखोगे उतने आसानी से आपको आगे के सारे टॉपिक समझ में आ जाएंगे, है ना। सो अच्छे से ध्यान से सुनना, अगेन कॉस्टिंग एंड रिस्क वाला कॉन्सेप्ट। अब देखो अच्छे से ध्यान से सुनो बेटा, जब कभी भी फंड्स रेस करना है तो मेरे पास में ऑप्शन है, या तो ओन फंड है या तो लोन फंड है ना, इसके अलावा और तो कोई है नहीं इस दुनिया में। फिर उसको और हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं, ओन फंड में इक्विटी है, प्रेफरेंस है, लोन फंड में डिबेंचर्स है, बॉन्ड्स है, बैंक लोन है, क्रेडिटर्स है, मार्केट से पैसा लिया। तो जब कभी भी मैं डिसाइड करूंगा कि पैसा कहां से रेस करना है, तब मैं दो फैक्टर को ध्यान रखूंगा, कॉस्टिंग और रिस्क। वो पैसा रेस करने के लिए कितनी कॉस्ट लग रही है और उसमें रिस्क क्या है। सर रिस्क होती क्या है? रिस्क एक तो ये हो सकती है कि आप लोगों को समय समय पे इंटरेस्ट पे करना है, अगर आपने लोन फंड लिया तो, और अगर आपके पास पैसा नहीं रहा तो इंटरेस्ट कहाँ से पे करोगे, ये एक रिस्क है। समझ में आया रिस्क क्या है, कि आप पैसा कहाँ से दोगे। सर फिर इक्विटी शेयर इशू कर लो, उसमें कोई रिस्क ही नहीं है, उसमें भी एक रिस्क है, आपकी ओनरशिप डाइल्यूट हो जाएगी ना। किसकी इच्छा रहेगी बताओ कि धंधे के अंदर में ओनरशिप डाइवर्सिफाई होनी चाहिए। हर एक की इच्छा रहती है कि मेरी जो गर्लफ्रेंड है उसका मैं अकेला बॉयफ्रेंड, या बॉयफ्रेंड है तो वो सोचेगा उसकी अकेली गर्लफ्रेंड। डाइवर्सिफाइड ओनरशिप किसी को पसंद है क्या? नो। बट आपने इक्विटी शेयर अगर इशू किया तो आपकी ओनरशिप डाइवर्सिफाई हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, यस और नो। तो उसमें वो रिस्क है, डाइल्यूशन ऑफ द ओनरशिप। तो कहीं ना कहीं आपको दोनों के बीच में क्या करना है, ट्रेड ऑफ करना होगा। एंड ये कोई ऐसा फिक्स साइंस नहीं है कि आपने हर बार बस ऐसे कर लिया तो आप सेफ हो जाओगे। इट डिपेंड्स अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। चलो आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ। मेरा नया स्टार्टअप है ना, एकदम न्यूली स्टार्टअप है, गारंटी नहीं आगे कितना कमाऊंगा, मैंने फंड्स कहाँ से रेज करना चाहिए, लोन फंड या ओन फंड या इक्विटी या लोन। मेरा नया स्टार्टअप है, अब आप बोल रहे हो कि लोन लेना चाहिए, नया स्टार्टअप है तो। नए स्टार्टअप में मैंने अभी आपको एक सेंटेंस बोला, गारंटी नहीं आगे कितना कमाऊंगा, लोन ले लिया तो फंस जाऊंगा ना, कमाऊ चाहे ना कमाऊ देना तो पड़ेगा कि नहीं इंटरेस्ट, तो वहां पे लोन फंड नहीं लेना चाहिए। इसीलिए स्टार्टअप लोग शार्क टैंक में जाकर के इक्विटी डिमांड करते हैं, वरना वो लोग क्यों आते थे वहां पे, शार्क टैंक सीरियल ही शुरू नहीं होता, यस और नो। तो इसीलिए स्टार्टअप है, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि गारंटी नहीं है कि आगे कितना आप कमाई करोगे, तो वहां पे बेटर ऑप्शन क्या रहेगा, इक्विटी डाइल्यूट कर दो 5%, 10%। इन केस लॉस भी हुआ तो फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने का काम नहीं है। कंपनी डूब भी गई तो भी उनको पे उनका पैसा वापस देने का काम नहीं, क्योंकि वो तो ओनर है ना, डूब गई कंपनी तो लॉस किसका, ओनर का, यस और नो। सो स्टार्टअप है, आगे गारंटी नहीं आप कितना अर्न करोगे, इसका कोई फ्यूचर है नहीं है, पता नहीं है, डाइसी सिचुएशन है, तो बेटर ऑप्शन क्या रहेगा, इक्विटी रेस करना है। अगर आपको पता है कि आपके बिजनेस के अंदर में कंफर्म रेवेन्यू जनरेट होने वाला है, तो वहां पे इक्विटी कतई डाइल्यूट मत करो, आप खुद ही करो, लोन से पैसा लो, और आपको कंफर्म मालूम है पैसा जनरेट होगा, लोन रीपे कर देना बाद में, तो आपकी ओनरशिप डाइल्यूट नहीं होगी, यस और नो। कोई बहुत बड़ी कंपनी है, एग्जिस्टिंग कंपनी है, लार्ज कैपिटल रिक्वायरमेंट, लार्ज कैपिटल रिक्वायरमेंट 10,000 करोड़ का, वहां पे क्या होना चाहिए, इक्विटी। लार्ज कैपिटल रिक्वायरमेंट है, गो फॉर इक्विटी। इसीलिए देखो गुरु पिक्चर में अभिषेक बच्चन बोल रहा था ना, गुरु मूवी देखा है किसी ने अभिषेक बच्चन का, उसमें बोलता है ना 10 रुपए दो मालिक बन जाओ, 10 रुपए दो मालिक बन जाओ, मतलब वो इक्विटी बांट रहा था सभी को, उसको और पैसे चाहिए थे, सारे रिश्तेदार दोस्त यार ने मना कर दिया था, तो क्या बोलता है कि अब मैं पब्लिक के पास जाऊंगा, बोलूंगा 10 रुपए दो मालिक बन जाओ, और 1 करोड़ लोगों से 10-10 रुपए ले लिए तो 10 करोड़ हो गए, या फिर 50,000 लोगों से हर एक से 10-10 हजार रुपए ले लिए तो भी अच्छा खासा अमाउंट हो गया, यस और नो। तो इसीलिए लार्ज कैपिटल रिक्वायरमेंट है, वहां पे इक्विटी विल बी द बेटर ऑप्शन, बट अगेन डिपेंड्स अपॉन द केस टू केस। टाटा इन्फोसिस जैसी कोई कंपनी है तो उनको इक्विटी की ऐसा जरूरत नहीं है, उनको लोन की भी जरूरत नहीं है, वो अल्ट्रा कैश रिच कंपनी है। कैसी? अल्ट्रा कैश रिच कंपनी। और इतना ही नहीं, उनको जरूरत तो है नहीं, उल्टा वो लोग अपने ही इशू किए हुए इक्विटी शेयर वापस खरीद रहे हैं अंडर द स्कीम ऑफ बायबैक। सोचो, मतलब उनको पैसों की जरूरत नहीं। तो इसीलिए मैंने क्या बताया कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पैसों का मैनेजमेंट कैसे करना, इसका कोई फिक्स रॉकेट साइंस या कोई ऐसा एक फिक्स फॉर्मूला नहीं है। अगर फिक्स फॉर्मूला होता तो ये सब्जेक्ट बहुत छोटा हो जाता।
यहाँ पे आपको सिचुएशन के हिसाब से एनालिसिस करके डिसाइड करना है कि गो फॉर लोन फंड्स और गो फॉर इक्विटी और प्रेफरेंस, यस और नो। तो आ जाओ, अब कॉस्टिंग और रिस्क की अगर मैं बात करूं, अच्छे से सुनना बेटा, सब लोग ध्यान देना। एक कंपनी का कैपिटल ऑलरेडी बताया था, कंपनी का कैपिटल है 100, बी कंपनी का भी कैपिटल है 100, यस और नो। इसके अंदर में ओनर्स फंड है, ए में 100% ओन फंड है, बी में 50-50 है, ओन फंड और लोन फंड। इनका रेट ऑफ रिटर्न कितना है बेटा 20%, और इसका भी कितना है 20%। बट इसने जो पैसा बाहर से रेस किया था ना 50, उसकी कॉस्ट कितनी है 15%। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मेरे ख्याल से ये वाला फैक्टर हमने मिस किया था, ध्यान से सुनना सब लोग। यहाँ पे कंपनी का जो रेट ऑफ रिटर्न है या अर्निंग रेट है, इसको हम लोग क्या कहते हैं मालूम है? कंपनी ने जितना धंधे में पैसा लगाया उसके ऊपर वो कितना अर्न कर रही है। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न कितना है बेटा कंपनी का 20%। मतलब कंपनी ने टोटल कैपिटल जो 100 लगाए उसके ऊपर ये कंपनी कितना अर्न करेगी 20%। दैट विल बी कॉल्ड एज रेट ऑफ रिटर्न, पहला नाम। दूसरा नाम रिटर्न रेट ऑफ अर्निंग, तीसरा नाम रिटर्न ऑन कैपिटल, चौथा नाम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, पांचवा नाम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। शाम तेरे कितने नाम? 5 मैं यहाँ पे लिख करके दे देता हूँ। इसी को हम लोग प्यार से क्या कहते हैं? रेट ऑफ रिटर्न। इसी को हम लोग बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसी को हम लोग बोलते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यस और नो। या फिर यही है कंपनी का एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न। एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न, कंपनी कितना अर्न कर रही है, कंपनी कितना अर्न कर रही है। इसी को रिटर्न ऑन कैपिटल या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोल देंगे। तो कंपनी कितना अर्न कर रही है 20%। अब कंपनी अर्न कर रही है 20% और लोन अगर लिया मान लो आपको समझाने के लिए 21% के रेट से, तो चलेगा क्या? नो, डेफिनेटली ये कंपनी एक न एक दिन बंद होने वाली है, क्योंकि जिस तेजी से अर्न कर रही है उससे ज्यादा तेजी से ब्याज दे रही है। इसीलिए मैंने जो एक आपको सिंपल सा फंडा बताया था कि कभी भी लोन कैपिटल लेकर के, जैसे रिलायंस कंपनी लोन फंड पे ज्यादा काम करती है, वो लोन लेकर के धंधे में पैसा लगाती है और उसके बाद अर्न करती है, लोन रिपे करती है। बट ये कब हमारा जो फॉर्मूला ये कब अप्लीकेबल रहेगा? ये फिर ये जो मैजिक है कि लोन फंड लिया है तो कंपनी का अल्टीमेट जो परसेंटेज अर्निंग ऑन द ओनर्स फंड, इफेक्टिव अर्निंग बोल सकते हैं, ये ज्यादा कब रहेगा एज कंपेयर टू अनलीवर्ड फर्म? ये कब रहेगा बेटा? जब आपका रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा रहेगा इंटरेस्ट रेट से, राइट? अब यहां पे कंपनी बाहर से पैसा उधार ले रही है, उसका अर्निंग का रेट क्या है 15%। सो आसान भाषा में एक सेंटेंस में पूरा एग्जांपल खत्म कर रहा हूं, मतलब हम लोग पैसा उधार ले रहे हैं 15% पे और धंधे में उस पैसे को लगा करके कितना अर्न कर रहे हैं 20%। एनी हाउ 5% तो हम लोग फायदे में ही है, यस और नो। तो इसीलिए ऐसी कंपनी जो मार्केट के इंटरेस्ट रेट से ज्यादा रेट पे अर्न कर रही है, उस कंपनी ने लोन लिया हुआ ज्यादा अच्छा। सर ज्यादा अच्छा का मतलब क्या होता है? ज्यादा अच्छा का मतलब ये होता है, देखो दोनों कंपनी का कैपिटल सेम था, बट जो कंपनी ने बाहर से पैसा लिया था उस कंपनी का अल्टीमेट जो इफेक्टिव रेट है देखो 12.5% आया है, दिख रहा है क्या? सब कुछ सेम था, रेट ऑफ रिटर्न भी दोनों का 20 था, लेकिन परसेंटेज ऑफ अर्निंग ऑन ओनर्स फंड ओनली, इसका कितना आया 12.5% और इसका कितना आया 10%। ये मैजिक कैसे हो गया रे बेटा? क्योंकि इस कंपनी ने बाहर से पैसा लिया था। सर तो फिर क्या हर बार अगर हमने बाहर से पैसा लिया, लोन फंड लिया, तो क्या हमारा इफेक्टिव रेट ज्यादा आएगा क्या? नो, हर बार नहीं होगा। ऐसा कब होगा? अगर आपका अर्निंग रेट इंटरेस्ट रेट से ज्यादा है तो। मतलब आप लोग ब्याज से इंटरेस्ट से पैसा ले रहे हो 15% पे, देखो दिख रहा है क्या यहाँ पे? इंटरेस्ट से पैसा आपने लिया 15% पे और वो पैसा धंधे में लगाया और उस पैसे पे आप अर्न कितना कर रहे हो 20%। कितना एक्स्ट्रा अर्न किया 5%। बट हमारा पूरा का पूरा पैसा जितना कैपिटल लग रहा था पूरा हमने लोन लिया था या आधा लिया था? आधा। तो 5 का आधा कितना होता है 2.5। देखो बरोबर 2.5% ज्यादा दिख रहा है क्या यहाँ पे? ये है वो 2.5%। कुछ बात समझ में आई क्या? क्लियर है? सिंपल है एकदम। तो जब कभी भी आप लोन लेते हो तो आपने बस एक चीज इंश्योर करना है कि आपने लोन जिस रेट पे लिया उससे ज्यादा रेट से आप अर्न कर रहे हो।
मतलब मैंने बाहर से पैसा लिया 15% पे और बिजनेस में इन्वेस्ट किया और मैं अर्न कर रहा हूँ 20%। यस, तो यहाँ पे वो मैजिक काम करेगा, सिंपल सा, कि आपने ज्यादा से ज्यादा लोन लेना चाहिए, बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए, और लोन जिस रेट पे लिया उससे ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न से आप अर्न कर रहे हो, तो डेफिनेटली तो उस केस में लीवर्ड फर्म, मैंने लिखवा के दिया था, लीवर्ड फर्म कौन सी रहेगी? लीवर्ड फर्म मतलब जिसके कैपिटल स्ट्रक्चर में लोन फंड भी है, उसको हम लोग लीवर्ड फर्म बोलते हैं। हाईली लीवर्ड फर्म अगर है तो वो रिस्की है, मतलब ये तो ऐसी बात हो गई खुद का 10 रुपया लगाए और 90 रुपए बाहर से ले लिए, इसको हाईली लीवर्ड फर्म बोलते हैं। तो ये फर्म भी रिस्की है। तो अगेन आपको ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा, कितना खुद का होना चाहिए और कितना बाहर का। इसके लिए एक सेपरेट टॉपिक है जिसका नाम है कैपिटल स्ट्रक्चर, कि आपके बिजनेस में जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो कैसा होना चाहिए, खुद का कितना, बाहर का कितना, खुद का भी इक्विटी कितना, प्रेफरेंस कितना, बाहर में भी लोन कितना, बॉन्ड कितना, है ना, उसके बाद में क्रेडिटर से कितना या मार्केट से मनी लेंडर से कितना। तो ये सब क्या, ये सब मिलके आपका बन जाएगा कैपिटल स्ट्रक्चर। तो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, डिटेल में हम लोग कहाँ देखेंगे, कैपिटल स्ट्रक्चर टॉपिक में। आ जाओ, उसके बाद आगे ध्यान से सुनना, फाइनेंशियल रिस्क और बिजनेस रिस्क। बेसिकली इस रिस्क को हमने दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया है, सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक रिस्क ये वो रिस्क है जिसे कोई अवॉइड नहीं कर सकता। आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया, इंटरेस्ट रेट ही बढ़ गया, बोलो आप क्या कर लोगे? ये आपके हाथ में है क्या? आप इसे अवॉइड कर सकते हो क्या? तो सिस्टमेटिक रिस्क वहां पे लिखो अनअवॉइडेबल, लिखो ऐसा, अनअवॉइडेबल। सिस्टमेटिक रिस्क कौन सी है बेटा? अनअवॉइडेबल। इसको कोई डाइवर्सिफाई या अवॉइड नहीं कर सकता, यस और नो। चलो आगे, चलो ध्यान से सुनना अभी सिस्टमेटिक रिस्क के बारे में। जैसे फॉर एग्जाम्पल चेंजेस इन लॉ, लॉ में कुछ चेंज आ गया, सिस्टमेटिक रिस्क है। एक कोई बड़ा बदलाव बताओ, लॉ में चेंज आ गया इस कारण से, बोलो जीएसटी, वेरी गुड, और बताओ, डिमोनेटाइजेशन। एक बताओगे जिसकी वजह से बहुत सारे बिजनेस का नुकसान हो गया, प्लास्टिक बहुत जगह पे बैन हो गया। तो जो प्लास्टिक छोटे छोटे यूनिट थे मैन्युफैक्चरिंग, प्लास्टिक के कैरी बैग बनाते थे, प्लास्टिक के और कुछ आइटम्स बनाते थे पैकिंग के लिए, तो वो यूनिट रातों रात बंद हो गए। अब बताओ, ये तो चेंजेस इन लॉ ही हो गया ना, यस और नो, ये हमारे हाथ में नहीं है। तो एग्जाम के अंदर में अगर आपको 4 ऑप्शन दिए तो उसमें से एक ऑप्शन आप पहचान पाओगे कौन सा सिस्टमेटिक है, कौन सा अनसिस्टमेटिक है? सिंपल लैंग्वेज में अनअवॉइडेबल, जो किसी के हाथ में नहीं है, जो कोई अवॉइड नहीं कर सकता है कोई बिजनेस, वो कौन सी रिस्क है? सिस्टमेटिक। लाइक चेंजेस इन लॉ, टैक्स रिफॉर्म जो आपने अभी बताया, जीएसटी आ गया, टैक्स में चेंजेस हो गए, पहले आपको 30% आप 35% हो गया, यस और नो। तो ये सारी क्या है? सिस्टमेटिक रिस्क है। देन इंटरेस्ट रेट हाइक, आरबीआई का नया सर्कुलर आ गया कि भैया अब आज रात 12 बजे के बाद जो भी रेट्स रहेंगे वो सारे रेट्स ऐसे ऐसे रहेंगे। लोन किसी ने 8% पे लिया होगा, फ्लेक्सी लोन होगा या फिर और कोई प्रोफेशनल लोन होगा तो उसका 8 का हो गया 9%। किसी ने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल लोन लिया होगा तो उसका 11% हो जाएगा। तो देखो ये आपके हाथ में नहीं है, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, यस और नो, सिस्टमेटिक रिस्क। उसके बाद नेचुरल डिजास्टर एंड पॉलिटिकल, क्या बोल रहा है बेटा? इंस्टेबिलिटी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मतलब क्या है बेटा, बताओ तो जरा। बीजेपी गवर्नमेंट थी, कांग्रेस आ गई, कांग्रेस थी, बीजेपी आ गई, बीजेपी आते ही उसने चलते फिरते बहुत सारे प्रोजेक्ट बंद कर दिए, रूल्स चेंज कर दिए, कुछ काम होल्ड पे कर दिए, बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, यस और नो। इसमें इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में भी चेंज आ सकता है, वो भी आपके हाथ में नहीं है, लिखा नहीं। एग्जाम्पल इकोनॉमिकल चेंजेस क्या है, जैसे कि बताओ 2008-9 में सबसे बड़ा रिसेशन आया था, यस और नो। तो रिसेशन आ गया, वो आपके हाथ में नहीं है, इकोनॉमिकल चेंजेस है ना। रिसेशन, डिमांड सप्लाई प्लस माइनस हो रही, वो आपके हाथ में नहीं है। आपका सप्लायर आपके हाथ में नहीं है, आपका कस्टमर जिससे डिमांड आती है वो आपके हाथ में नहीं है, यस और नो। तो ये इकोनॉमिकल चेंजेस, ये भी कौन सी रिस्क है बेटा आप लोगों की? सिस्टमेटिक रिस्क, अनअवॉइडेबल या डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते, अनडाइवर्सिफाइबल। एग्जाम्पल ऑफ अनसिस्टमेटिक रिस्क, ये कौन सी रिस्क है बेटा? डाइवर्सिफाइबल है, अवॉइड कर सकते हैं, लिख लो फटक से साइड में, अवॉइडेबल, अवॉइडेबल रिस्क, बोलो तो बेटा। एंट्री ऑफ अ न्यू कॉम्पिटिटर, कंपनी इज फोर्स टू रिकॉल वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट। ये यहां पे क्यों दे दिया इन्होंने एग्जाम्पल इसका?
चलो ध्यान देना, यहां पे ऐसा स्टार मार्क लगा दो आगे। स्टार मार्क का मतलब क्या होता है, बचपन से आपने पढ़ा है ना, कंडीशंस, यस और नो। अब कंपनी को अगर बोला गया कि तुम्हारा ये प्रोडक्ट तुमने वापस बुलवा लेना है, तो वहां पे कंपनी उस रिस्क को अवॉइड कर सकती है। एमजी हेक्टर की कुछ गाड़ियां एमजी ने वापस बुलवाई थी, मॉरिस गैरेज ने, कुछ गाड़ियों में दिक्कत थी, तो वहां पे वापस बुलवा करके उनको पैसे वापस करने थे। एमजी ने क्या किया, गाड़ियां वापस बुलवा करके प्रॉब्लम सॉल्व करके पूरी गाड़ी चकाचक करके वापस दे दिया उसको, हो गया, अवॉइड कर दिया। यस और नो, कुछ बात समझ में आ रही क्या? पहला वाला, एंट्री ऑफ अ न्यू कॉम्पिटिटर, 100% आपके हाथ में नहीं है लेकिन काफी हद तक आपके हाथ में। बताओ कैसे? मुझे एक बात बताओ, एयरलाइन इंडस्ट्री में इतनी आसानी से कोई न्यू कॉम्पिटिटर आ सकता है क्या? रीजन, ह्यूज इन्वेस्टमेंट। यस और नो। अब आप अगर आपके इंडस्ट्री में अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो वहां पे न्यू कॉम्पिटिटर आने के चांसेस आप कम करवा सकते हो कि नहीं करवा सकते हो? कुछ हद तक ये आपके हाथ में है। वैसे देखा जाए तो इसको हम लोग डाइसी सिचुएशन भी बोल सकते हैं, एंट्री ऑफ न्यू कॉम्पिटिटर, 50-50, यस और नो। बट उसके बाद में, बट आपने लिस्ट ध्यान रख लेना, कंपनी इज फाउंड टू हैव प्रिपेयर्ड फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसको भी ठीक कर सकते हैं, कैसे? ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करे, ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दो। ये आपके हाथ में है ना, कर सकते हो ना आप चेंज। कोई ऐसा थोड़ी कि अपने आप हो गया या मेरे कंट्रोल में नहीं है, आपने किया खराब तो आप ही उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फिर से ऐसे प्रेजेंट करो ताकि वो ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करे। उसके बाद, यूनियन टारगेट्स कंपनी फॉर एन एम्प्लॉय वॉकआउट, तो वहां पे यूनियन लीडर से मीटिंग करो, बात करो, उनकी डिमांड्स क्या है समझो और प्रॉब्लम को रिजॉल्व करो। लेकिन ऊपर वाले केसेस में टैक्स रेट बढ़ गए, इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, ये आपके हाथ में नहीं है, आप चाह के भी रिजॉल्व नहीं कर सकते। सिंपल है। आ जाओ, बिसाइड्स देयर आर अदर टाइप ऑफ द रिस्क। पहला, एग्जाम में इसमें से एक रिस्क के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, लिख लो, इंपॉर्टेंट है। डन? चल, सबसे पहले ध्यान से सुनना बेटा सब लोग, चालू करो। परचेसिंग पावर रिस्क क्या होता है बेटा, बताओ तो। आपकी परचेसिंग पावर कम हो जाएगी। कैसे कम होगी बताना? इन्फ्लेशन की वजह से। यस और नो? तो इसको हम लोग बोलते हैं परचेसिंग पावर रिस्क। इसी को प्यार से इन्फ्लेशन रिस्क भी बोलेंगे। एग्जाम में पूछा हुआ थे क्वेश्चन, परचेसिंग पावर रिस्क इज ऑल्सो कॉल्ड एज, और 4 रिस्क के नाम दे दिए। करेक्ट आंसर विल बी इन्फ्लेशन रिस्क, also referred as purchasing power risk, risk that inflation will undermine the real value of cash flow made from an investment। आपने जिस समय प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट किया था तब आप बहुत खुश थे, ओ वाह हर साल 10-10 लाख रुपए आ रहे हैं, बट बाद में पता चला महंगाई आ गई, तो अब बताओ वो 10 लाख की वैल्यू बढ़ी या कम हुई? कम हो गई, आपकी परचेसिंग पावर कम हो गई। यही तो रिस्क है। रिस्क यानी क्या? जो आप चाहते हो उसके विपरीत कुछ हो गया, वो है रिस्क। यस और नो? आ जाओ। देन मार्केट रिस्क, बोलो बेटा। मार्केट रिस्क, मार्केट रिस्क क्या होता है? आपने जो धंधा शुरू किया अभी अभी उसके अंदर में भयंकर लॉसेस हो गए, ये है मार्केट रिस्क। आपने जिस कंपनी के शेयर्स परचेस किए थे, मार्केट क्रैश हो गया, लॉस हो गया, मार्केट ही गिर गया तो सारे शेयर्स गिर जाते हैं नीचे। यस और नो? कौन सी रिस्क है? सिस्टमेटिक या अनसिस्टमेटिक? अगर क्लासिफाई करना है तो सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक हमारे हाथ में नहीं है मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क हमारे हाथ में नहीं है। मार्केट क्रैश हो गया, यस और नो? आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई। ध्यान से सुनना। पॉसिबिलिटी दैट एन इंडिविजुअल और अदर एंटिटी विल एक्सपीरियंस द लॉसेस ड्यू टू द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन द फाइनेंशियल मार्केट। अब बताओ, फाइनेंशियल मार्केट मेरे हाथ में है क्या? नो। आ जाओ, नेक्स्ट है इंटरेस्ट रेट रिस्क। देखा है हमने ऑलरेडी, आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, हो गया, ये है इंटरेस्ट रेट रिस्क। सिंपल है, एक एक वर्ड में। सोशल रिस्क क्या होता है बेटा? includes the actions that affect the communities around them. Example include the labor issues, human right violations within the workforce and corruption by the company official. Social risk का एक एग्जाम्पल बताता हूँ। गंगा किनारे जो काफ़ी सारी कंपनीज है ना, वो बंद हो चुकी है, मालूम है क्या? उनको वहाँ से शिफ्ट करवाना पड़ा। क्यों? क्योंकि उनका जो लिक्विड वेस्ट थे वो कहाँ पे? गंगा नदी में छोड़ देते थे। यस और नो? तो उनको क्या करना पड़ा? ये उनके ऊपर सोसाइटी से प्रेशर आए ना कि हम साला यहाँ पे हमारे पाप धोने के लिए आते हैं, डुबकी लगाते हैं, पानी में जब नीचे जाके ऊपर आते हैं तो हमको तरह तरह की बीमारियां होनी शुरू हो गई।
यस और नो। तो ये सोशल प्रेशर आया कंपनी के ऊपर में, तो उनको उनकी जगह रिलोकेट करनी पड़ी, है ना, सोसाइटी की वजह से, या कोई और सोशल इशू की वजह से, या ह्यूमन राइट्स वायलेशन की वजह से। कोई तो ऐसा रिस्क है जिसकी वजह से हमें हमारा बिजनेस या तो बंद करना पड़े, या तो शिफ्ट करना पड़े, या तो कोई तो हमारी एक्टिविटीज बंद करनी पड़ेगी, या तो चेंज करना होगा। तो ये कौन सी रिस्क है? सोशल रिस्क। देन रेगुलेटरी रिस्क, चेंज इन रेगुलेशन, चेंजेस इन लॉ। ये कौन सी रिस्क है? रेगुलेटरी रिस्क। यस और नो? कोई एक आध एग्जांपल रेगुलेटरी रिस्क का? एनीबॉडी? बोलो बोलो। बार बार जीएसटी मत बोलो यार, हो गया बहुत। प्लास्टिक बैन हो गया, जीएसटी हो गया, दो मैंने बता दिए एग्जांपल। और बताओ कोई रेगुलेटरी रिस्क। हाँ, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। एक बेस्ट एग्जांपल बताता, मैं तो ठहरा अकाउंट वाला आदमी, इंड एएस। इंड एएस कंपलसरी हो गया ना काफी सारी कंपनीज को। धीरे धीरे 2-5 साल में देखना हर एक कंपनी के लिए इंड एएस, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंड एएस, IND.AS। ये ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इसके ऊपर एक सेपरेट टॉपिक है, वहां देखेंगे। कंपलसरी कर दिया। ये क्या हो गया बेटा? लेजिस्लेटिव रिस्क। यस और नो? और रेगुलेटरी रिस्क। रेप्यूटेशन रिस्क क्या है बेटा, बताओ तो? कंपनी का शायद नाम खराब हो जाएगा। इसका बेस्ट एग्जांपल सहारा। अपनी ब्रांड इमेज बिल्ड करने के लिए कितनी कोशिश की, करोड़ों अरबों रुपए खर्चे किए, बट फिर भी कुछ नहीं कर पाया। यस और नो? कि कंपनी का गुडविल खराब हो जाएगा, ब्रांड नेम खराब हो जाएगा। ये कौन सी रिस्क है बेटा आप लोगों की? रेप्यूटेशन रिस्क। इसका एक और एग्जांपल रेप्यूटेशन रिस्क में आ गया था, रिलायंस बोलने से अच्छा मैं बोलूंगा मैगी। कौन सा साल था वो? करीब करीब 7-8 साल पहले, है ना? कितने टन मैगी डंप करनी पड़ी थी उनको, उसमें कोई तो एक ऐसा फैक्टर था, है ना, लीड था ना। यस और नो? तो रेपुटेशन रिस्क थी वो। यस और नो? आ जाओ, रिलायंस क्यों बोला भाई तू? अनिल, अच्छा वो वाला, मैं मुकेश अंबानी का मैंने बोला तो सब बढ़िया चल रहा है। अनिल अंबानी, यस, बेस्ट एग्जांपल। उसके बाद ऑपरेशनल रिस्क, बोलो बेटा। रिस्क कैन हैपन इंटरनली। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन 90% बच्चों का गलत हुआ। कौन सी रिस्क इंटरनली हैपन होती है? 4 नाम दे दिए। अब इंटरनली हैपन होती है, बच्चों को ये चीज समझ में नहीं आए। यस और नो? तो कौन सी रिस्क है बेटा? ऑपरेशनल रिस्क। रिस्क कैन हैपन इंटरनली और एक्सटर्नली और इन्वॉल्व द कॉम्बिनेशन ऑफ द फैक्टर, sometimes could happen unexpectedly resulting into the closure of the business operations. Unexpected event could be a natural disaster or fire or theft or earthquake. Anybody, मतलब कुछ भी हो सकता है इसमें से, any of the above. Yes or no? बट बेसिकली ये रिस्क इंटरनली होती है। रेयर ऐसे आपको चांसेस दिखेंगे एक्सटर्नल रिस्क के अंदर में जाएगा, बट इंटरनल के लिए इसमें एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कोई एक आध एग्जाम्पल इसका? कैन हैपन इंटरनली। वेरी गुड। डिस्प्यूट्स अमंग द मैनेजमेंट, वो टाटा के केस में हो गया था ना, साइरस मिस्त्री। यस और नो? तो डिस्प्यूट्स अमंग द मैनेजमेंट, इंटरनल रिस्क का बेस्ट एग्जांपल। उसके बाद कंपटीशन रिस्क क्या है बेटा? वड़ा पाव वालों से पूछो जाके, आजू बाजू में एक वड़ा पाव के वहां पे 3 वड़ा पाव की गाड़ियां और है, उनको मालूम है कंपटीशन रिस्क क्या है। तिलक होटल के वहां पे जाके पुणे में वहां पे देखना, क्रेजी चीजी आ गया सामने, रोहित कॉफी आ गया, साउथ इंडियन वाला आ गया, वो कौन सी इडली 3-4 टाइप की है। तिलक को पूछो जाके कि कंपटीशन रिस्क क्या होती है। यस और नो? कि कंपटीशन बढ़ गई, अरे वहां 50 दुकानें हो गई है। यस और नो? और कितना सस्ते में बेचते बेचारे। मैं पिछले 15 साल से देख रहा हूँ वड़ा पाव की प्राइस अभी भी 10 रुपए ही है। कहा 15 हो गई क्या? अभी भी 10 में मिलता है बहुत जगह तो। और देखो ना तुम, कितनी प्राइस कम, अभी भी कंपटीशन की वजह से ना। तो इसका एक बेस्ट एग्जांपल, आप आपकी सेल प्राइस बढ़ा नहीं सकते हैं, इसका एक वन ऑफ द मेजर रीजन है कंपटीशन रिस्क। छोड़ो ना, अपनी इंडस्ट्री में देख लो, है कि नहीं कंपटीशन रिस्क? बताओ मुझे, आज के करीब करीब 15-20 साल, आपके पापा को पूछना आपकी ट्यूशन की फीस कितनी थी? 100 रुपीज पर मंथ। यस और नो? और अभी आपको हम लोग जो पढ़ाते हैं उसके अंदर में कितना कितना रहता है बेटा, बताओ तो? कुछ कुछ लोग तो 10,000 में 8 सब्जेक्ट दे रहे हैं। यस और नो? पर सब्जेक्ट कितना हो गया बेटा, बताओ तो जरा? 10,000 में 8 सब्जेक्ट हो गए तो 1250, 1250 रुपए पर सब्जेक्ट। यस और नो? ये कितने महीने के लिए? 5 महीने की सर्विस देना है इसमें।
पर मंथ कितना आया बोलो, 1250 अपॉन 5 करो से 250। इसमें क्लास का शेयर रहता है 30%, फैकल्टी का शेयर है समझ लो 70%। बोलो फैकल्टी को कितना मिला 250 का 70%, करीब करीब 150 रुपए। यस और नो? इसमें अभी तक खर्चे कहाँ हैं? ऑपरेटिंग कॉस्ट। यस और नो? यानी पर मंथ 125 से 120 से 100 रुपए है, मतलब आज के 15-20 साल पहले की फीस आज भी वही चल रही है। और हर कोई ये सोच के फीस कम कर देता है कि हम नंबर्स करेंगे, नंबर्स करेंगे, बट नंबर्स बच्चे पैदा होंगे क्या एक रात में डायरेक्टली सीएस एग्जीक्यूटिव ले? इंस्टीट्यूट के रजिस्ट्रेशन तो उतनी है। कुछ बात समझ में आ रही क्या? तो इस कारण से फिर वो कर तो देते हैं इनिशियली, जोश जोश में क्लास शुरू हो जाता है, फिर जब दिखता है कि जो नंबर का सपना देखा तो पूरा नहीं है, तो फिर फैकल्टी को ये पता रहता है कि पर बच्चा आखिरी में कुछ 100 रुपए बचने वाले हैं, तो वहाँ से फिर मोटिवेशन कम होना शुरू हो जाता है। ये फैक्ट है। इसीलिए मैंने अनाउंसमेंट के समय भी बोला था कि बच्चों को बोला था और उनको बोला था आपके पेरेंट्स को भी ये वीडियो दिखाओ कि आप अभी दे रहे हो सस्ते रेट में, सस्ता महंगा पड़ जाएगा। क्योंकि ये बताओ मुझे, इतने सारे खर्चे पॉसिबल है क्या? आज तुम बताओ कोई सीए के एक सब्जेक्ट की फीस 12 से 15,000 रुपए है, और जो रिनोन फैकल्टी 18,000 रुपए एक सब्जेक्ट का रेगुलर बैच का लेती है, फास्ट ट्रैक बूस्टर टोस्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो क्या 3-3, 4-4 हज़ार में मिल जाते हैं। बट सोचो वहाँ पे वो 4-5 हज़ार का, जो यहाँ पे उनका जो फास्ट ट्रैक रिवीजन बैच है 40 घंटे का, वो 4-5 हज़ार का, और यहाँ पे 4-5 हज़ार में आधा ग्रुप हो जाता है रिकॉर्डेड की अगर मैं बात करूँ तो। यस और नो? कॉम्पिटिशन रिस्क है और कुछ नहीं है। बट खैर छोड़ो, ये तो क्या इतना बड़ा दर्द है कि इसके ऊपर 2 घंटे भी बोला तो भी कम है। खैर ध्यान से सुनना, आगे आ जाओ। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म क्या है बेटा? 2 ऑब्जेक्टिव्स हमारे सिलेबस में हैं, एक है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन और दूसरा है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाले जो लोग होते हैं ना, बड़े ही जालिम लोग हैं। इनका बस एक ही ऑब्जेक्टिव है कि हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, चाहे किसी भी कीमत पे। फिर वो प्रॉफिट किस समय मिल रहा है ये उसे इज्जत नहीं देते। सर सीधा सीधा बोलो ना, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करता है। हाँ मैं भी तो वही बोलना चाह रहा हूं। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट होना चाहिए। फिर वो प्रॉफिट 1 साल बाद हो, 2 साल बाद हो, 3 साल बाद हो के 30 साल बाद हो, प्रॉफिट होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। यस और नो? वो प्रॉफिट किसी भी समय हो उससे कोई लेन देन नहीं है। अब ये बताओ, ये ऑब्जेक्टिव पहले के जमाने में सही था, लेकिन इन रिसेंट एरा ये ऑब्जेक्टिव को काफी सारे लोगों ने क्या किया बेटा? क्रिटिसाइज किया है। इसीलिए आज के डेट में हर कोई क्या बोलता है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को ही प्राइमरी ऑब्जेक्टिव मानो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को प्राइमरी ऑब्जेक्टिव मानना नहीं है। पहले ये बताने के पहले दोनों के बीच का अंतर बताना चाहूंगा, बाद में फिर से ऊपर के पैराग्राफ पे आता हूं। देखो तो जरा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंश्योर्स दैट फर्म यूटिलाइज रिसोर्सेस मोस्ट एफिशिएंटली। इसको करना बेटा एफिशिएंटली, EFFICIENTLY, efficiently. Aim at increasing the value of the stakeholders' wealth. वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? कि आपके जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनकी वेल्थ बढ़नी चाहिए। अब शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़नी चाहिए तो क्या उनको कार लेके दे दो, कि उनको पैसे दे दो ऐसे ही फ्री में? नो, शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़नी चाहिए। यहाँ पे इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है, किस सेंस में बोलना चाह रहे हैं? कि ये एक कंपनी है, इस कंपनी का ये एक शेयर होल्डर है, इस शेयर होल्डर के पास कंपनी का एक शेयर है। जब इसने खरीदा था उस शेयर की प्राइस थी 100, लेकिन अब कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो उस शेयर की मार्केट प्राइस हो गई है 120। बढ़ा ना उसका वेल्थ 20% से। इस सेंस में बोला जा रहा है शेयर होल्डर्स का वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। समझ में आया सभी को? या तो फिर उस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड अच्छा दो, मार्केट प्राइस पहले भी 100 थी, अभी भी 100 है, लेकिन हम आपको डिविडेंड रेगुलर दे रहे हैं 20-15 का, बढ़ गया उसका वेल्थ। समझ में आया किस सेंस में बोला जा रहा है? शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज करना मतलब मैं उसके पर्सनल वेल्थ की बात नहीं कर रहा हूँ, कंपनी की तरफ से उसे जो कुछ डिविडेंड या कैपिटल अप्रिसिएशन। ओह मैंने क्या बोला बेटा? 2 बातें कौन सी बोली है? या तो कैपिटल अप्रिसिएशन या तो डिविडेंड। अगर ये कंपनी की तरफ से मिलता है तो कहीं ना कहीं उसकी वेल्थ क्या होगी? मैक्सिमाइज होगी क्या? तो आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि शेयर से आप क्या कमाते हो, तो क्या बोलना है? अगर मैंने किसी कंपनी का शेयर खरीदा और उससे मेरी कमाई हो रही है तो 2 फॉर्म में हो सकती है।
दो के अलावा और कोई तीसरा फॉर्म नहीं है। या तो डिविडेंड मिलेगा या तो प्राइस अप्रिसिएशन यानी कैपिटल अप्रिसिएशन होगा। यस और नो? क्लियर है? पक्की बात, याद रहेगा सभी को? ठीक है, आगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल में फिर से आएगा। आगे देखना और क्या है इसका ऑब्जेक्टिव, एम टू अर्न लार्जर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? लार्ज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न करना ही आपका ऑब्जेक्टिव है। फिर वो चाहे किसी भी कीमत पे हो, किसी भी समय हो। फिर उसकी वजह से चाहे आपके सोसाइटी का लॉस हो, एनवायरमेंट का लॉस हो, वो प्रॉफिट कब मिले, समय से मुझे कोई लेन देन नहीं है। बस मेरा एक ही ऑब्जेक्टिव है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज होना चाहिए, लार्जर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। और यहां पे क्या बोला है? इंप्रूव द मार्केट वैल्यू ऑफ इट्स शेयर। तभी तो शेयर होल्डर्स का वेल्थ मैक्सिमाइज होगा ना। अगर किसी कंपनी के शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो ही शेयर होल्डर्स का वेल्थ मैक्सिमाइज होगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है कि भैया शेयर का प्राइस बढ़ना चाहिए, ताकि प्राइस अप्रिसिएशन मिलेगा, शेयर होल्डर्स का वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो जाएगा। उसके बाद कॉन्सेप्ट काफी नैरो है, छोटी सोच वाले लोग हैं। बस प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, शेयर की प्राइस बढ़ो कम हो उससे में लेन देन नहीं है, एनवायरमेंटल लॉस हो उससे में कोई लेन देन नहीं है, प्रॉफिट किस समय मिल रहा है उससे मुझे कोई लेन देन नहीं है। बस एक ही ऑब्जेक्टिव है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज होना, बस इतना ही मैं सोच रहा हूँ। इसीलिए इसको क्या बोला है? नैरो कॉन्सेप्ट है। यस और नो? उसके बाद यहाँ पे ब्रॉडर व्यू है। यस और नो? अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? शेयर का प्राइस बढ़ना चाहिए, अच्छी चीज है। शेयर का प्राइस बढ़ता क्यों है? बहुत सारे फैक्टर्स है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है ह्यूमन सेंटिमेंट्स। और वो कब होगा? जब वो कंपनी अच्छा करेगी, ना कि सिर्फ पैसा कमाने के सेंस में, बल्कि एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट कर रही है, शेयर होल्डर्स को समय पे डिविडेंड दे रही है, सरकार को भी फायदा हो रहा है, सब गुड 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 है। तो वो कंपनी के शेयर्स के प्राइसेस जनरली बढ़ जाते हैं, क्योंकि मार्केट में शेयर का प्राइस बढ़ने के पीछे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? ह्यूमन सेंटिमेंट्स। और सेंटिमेंट्स जुड़े होते हैं कंपनी के सब काम देख करके, सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को देख करके नहीं। यस और नो? अब तुमको अगर मैं पूछूं कि रिलायंस से ज्यादा प्यार है या टाटा से, भले ही रिलायंस का आप देखो प्रॉफिट होगा ज्यादा, लेकिन लोग वोट किसको करते हैं? टाटा को। सेंटिमेंट्स जुड़े हैं। यस और नो? उसके बाद रिस्क, इग्नोर द रिस्क फैक्टर। इसका एक ही ऑब्जेक्टिव, बस प्रॉफिट मैक्सिमाइज होना चाहिए, उसके लिए रिस्क चाहे कितना भी लेना पड़े। मतलब इसने रिस्क को भी इग्नोर कर दिया, और देखो तो टाइम वैल्यू को भी इग्नोर कर दिया। रिस्क और टाइम वैल्यू दोनों को इग्नोर कर दिया। यहां पे रिस्क कंसिडर करता है और टाइमिंग ऑफ द रिटर्न भी ये कंसिडर करते हैं। अब समझ में आया प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज क्यों किया? ये वजह है उसके पीछे। उसके बाद पीरियड, एम्फेसिस इज जनरली ऑन अ शॉर्ट रन प्रोजेक्ट। बस ऐसा है कि बस मुझे फटाक से प्रॉफिट मिल जाए। और ये वाला ऑब्जेक्टिव हम लोग कब जनरली अप्लाई कर सकते हैं? अगर शॉर्ट रन प्रोजेक्ट है तो। कोई 50 साल का प्रोजेक्ट है तो वहां पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्ट को कंसिडर करके काम मत करो। वहां पे आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। शॉर्ट रन है ठीक है, आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बारे में सोच करके काम कर लो, प्रॉफिट अर्न कर लो, बाहर हो जाओ। लेकिन कौन सा प्रोजेक्ट है? शॉर्ट रन प्रोजेक्ट है। जनरली कहाँ पे चलता है? लॉन्ग रन प्रोजेक्ट में। और लॉन्ग रन पिक्चर अगर आपको पोर्ट्रे करना है तो वहां पे आप क्या कंसिडर करोगे? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। किसका? शेयर होल्डर्स का। डिस्टिंग्विश बिटवीन समझ में आए? इजी एकदम। कहीं कोई पॉइंट में किसी को कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पहले पूछो। इजी। चलो आगे। अब देखना जरा, तो हमने चीजें देखी है फटाफट से। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज कंसिडर्ड एज इंपॉर्टेंट गोल इन द फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। बट आगे देखना, तीसरे पॉइंट पे आओ पहले। इन रिसेंट ईयर अंडर द चेंज्ड कॉर्पोरेट एनवायरमेंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज रिगार्डेड एज, बोलो बेटा क्या बोला है? अनरियलिस्टिक, डिफिकल्ट, इनअप्रोप्रिएट एंड सोशली नॉट मच प्रिफर्ड। एक्सेप्टेबल नहीं है। अब समझ में आया क्यों उससे हेट करते सब लोग? यस और नो? तो ध्यान से रखना बेटा, ये अनरियलिस्टिक है, डिफिकल्ट है, इनअप्रोप्रिएट एंड सोशली नॉट मच प्रिफर्ड। इसके पीछे की वजह हमने डिस्टिंग्विश बिटवीन में देख ली। नैरो कॉन्सेप्ट है, टाइम वैल्यू को कंसिडर नहीं कर रहा है, बस एक ही ऑब्जेक्टिव है, प्रॉफिट अर्न करना है चाहे किसी भी कीमत पे। रिस्क को भी कंसिडर नहीं कर रहे, कितनी भी रिस्क रही तो भी हम लोग क्या कर लेंगे? प्रॉफिट अर्न करने की फिराक में रहने वाले। तो इसीलिए रिसेंट एरा के अंदर में इसको कंसिडर नहीं किया है काफी जगह पे। इट एंश्योर दैट द फर्म यूटिलाइजेस इट्स अवेलेबल रिसोर्सेस मोस्ट एफिशिएंटली। तभी तो पॉसिबल है ना। मोस्ट एफिशिएंटली के वहां पे आगे एरो बना करके लिखो। मोस्ट एफिशिएंटली के आगे एरो बना करके लिखना है बेटा, सभी ने लिखो। मोस्ट एफिशिएंटली के आगे एरो बना करके लिखना है कॉस्ट इफेक्टिवली। क्या लिखोगे? कॉस्ट इफेक्टिवली। यहां पे सर आप लिख के बताओ, देखो लिख के बताओ।
कॉस्ट इफेक्टिवली। कॉस्ट इफेक्टिव ऐसा लिख दो सर। मतलब क्या इसका? अरे बाबा, प्रॉफिट कब मैक्सिमाइज होगा? या तो इनकम बढ़ेगा या तो कॉस्ट कम होगी। यस और नो? इनकम बढ़ाना हमारे हाथ में नहीं है, कॉस्ट कम करना हमारे हाथ में है। इसीलिए काफी सारे लोग कॉस्ट को कम करते हैं और उसी को अपनी कमाई समझते हैं। यस और नो? कॉस्ट कटिंग का कोई एक एग्जांपल? अच्छा, कॉस्ट कटिंग और कॉस्ट कंट्रोल दोनों सेम है या अलग अलग है? बोलो बेटा, कॉस्ट कटिंग कॉस्ट कंट्रोल। हाँ जियो, क्या एग्जांपल है कॉस्ट कटिंग का है कंट्रोल का? कॉस्ट कटिंग का क्या किया उन्होंने कॉस्ट कटिंग के लिए? हाँ, नहीं ना बेटा, फ्री सिम दी और फ्री रिचार्ज दिया तो कॉस्ट बढ़ गई उनकी। तो कॉस्ट कटिंग का एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल देता हूं। मुझे जीन्स खरीदना था, दो ऑप्शन थे, ब्रांडेड जीन्स थी या फिर नॉर्मल लोकल मेड जीन्स थी। तो मैंने ब्रांडेड ना खरीदते हुए लोकल जीन्स खरीद लिया, कॉस्ट कंट्रोल किया। जीन्स खरीदा बट सस्ती, 5,000 की जीन्स लेने की जगह 500 रुपए की जीन्स लिया। इसको बोलते हैं कॉस्ट कंट्रोलिंग। जीन्स लेना ही कैंसिल कर दिया, कॉस्ट कटिंग। कॉस्ट कटिंग का एक और एग्जांपल, एम्प्लॉय को सैलरी से निकाल दिया, जॉब से निकाल दिया, कॉस्ट कटिंग। उसकी सैलरी कम करी, एम्प्लॉय को रखा बट सैलरी कम कर दी, कॉस्ट कंट्रोल। बरोबर है? बैंकों ने कॉस्ट कटिंग कैसे किया मालूम है? एटीएम खोल दिया। अब एटीएम मशीन क्या क्या करती है बताओ? कैश डिपॉजिट भी करती है, कैश विड्रॉ भी करवा के देती है, पासबुक भी प्रिंट करके दे देती है, पासवर्ड चेंज हो जाते हैं, आपको अगर स्टेटमेंट निकालना है वो भी निकल जाते हैं, है ना? तो बैंक के कम से कम 2 एम्प्लॉय की जॉब खा गई। बैंक की स्पेस कम हो गई क्या? पहले ये सब काम करने के लिए बैंक में जो स्पेस लगती थी, जहाँ पे बैंकों को पहले बड़ी बड़ी जगह लगती थी, स्पेस कम, रेंट कम। तो ये है कॉस्ट कटिंग। कॉस्ट कटिंग, एम्प्लॉय को निकाल ही दिया ना, इतने एम्प्लॉय की जरूरत ही नहीं है, काफी सारा काम तो मशीन ने कर लिया, कॉस्ट कटिंग। कॉस्ट कंट्रोल की अगर मैं बात करूँ तो, कॉस्ट कंट्रोल की अगर बात करूँ तो सैलरी कम कर दिया, बोल दिया काफी सारा काम अब कंप्यूटराइज वे में हो रहा है, मैनुअल तुमको काम करने की जरूरत नहीं है, कॉस्ट कंट्रोल कर रहे हैं। तुम्हारा ऑफिस टाइमिंग क्या है बेटा? तुम्हारा ऑफिस टाइमिंग है सुबह 9 से शाम 6। एक काम करो, सुबह 9 से दोपहर में 3 तक ही आओ, लंच घर पे जाने के बाद करने का, 6 घंटे काम करो नॉन स्टॉप। वैसे भी इंसान 5-6 घंटे ही काम करता है। कॉस्ट क्या है? कंट्रोल है। सैलरी भी कम कर दिया फिर, यस और नो? तो एम्प्लॉय को जॉब से निकाल देना, कॉस्ट कटिंग, सैलरी कम करना, कॉस्ट कंट्रोल। जीन्स वाला एग्जाम्पल या एम्प्लॉय वाला एग्जाम्पल ध्यान रखना है, एटीएम वाला ध्यान रख लेना, राइट? तो अब मोस्ट एफिशिएंटली काम करना है, कॉस्ट इफेक्टिव वे में काम करना है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, यस और नो? बट है ना, टाटा कंपनी कॉस्ट कटिंग में बिलीव नहीं करती है, एम्प्लॉय को निकालने में वो बिलीव नहीं करती है। कैसे? देखो, कोविड के समय भी टाटा के एम्प्लॉय सबसे मतलब लो रेट से कम हुए हैं। बाकी बहुत सारी कंपनीज ने, आईटी कंपनी ने तो एकदम ऐसे लेफ्ट राइट करके एम्प्लॉयज को निकाल दिया, लेकिन टाटा कंपनीज के एम्प्लॉय सबसे कम रेट में बाहर निकले। तो उसने क्या किया? कॉस्ट कटिंग नहीं किया, हाँ कॉस्ट कंट्रोल कर दिया होगा। चलो ठीक है, आपको हम लोग प्रोवाइड करवा देते खाने पीने के सामान, सैलरी थोड़ी कम कर देंगे, थोड़ा सा समय थोड़ा हम संभाल लेते, थोड़ा तुम संभाल लो। कॉस्ट कंट्रोल किया है, यस और नो? आ जाओ उसके बाद ये हो गया। देन गोल ऑफ द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ओवरलुक्स द इंटरेस्ट ऑफ अदर पार्टीज। अच्छा, ये टॉपिक है ना, बहुत इजी है बट पढ़ना जरूरी है। ये जो थ्योरी पार्ट है इसमें का, जो मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं, प्लीज एग्जाम्पल आप साइड बाय साइड लिख लोगे, नहीं तो क्या होगा, आपने एग्जाम्पल नहीं लिखा तो अगली बार को आपको वापस पढ़नी पड़ेगी ये सारी चीजें, ऐसा लगेगा फिर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। तो प्लीज एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल की मदद से आपको जल्दी समझ में आएगा। आ जाओ। The goal of profit maximization overlooks the interest of the other parties than shareholders and is therefore criticized and considered as unrealistic. अदर पार्टीज का इंटरेस्ट पहले देखते हैं, मतलब किसका है बेटा? मैनेजमेंट। शेयर होल्डर्स की तरफ उनको कोई ध्यान ही नहीं है, शेयर होल्डर से पैसा आ गया, अब तुम चूल्हे में जाओ, डिविडेंड देना नहीं देना मैनेजमेंट के हाथ में। ऐसा कंपलसरी है क्या कि डिविडेंड देना ही पड़ेगा हर साल? यस और नो? तो वहां पे हम लोग शेयर होल्डर्स की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, बस हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज करना ऑब्जेक्टिव नहीं है। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर कंपनी का अगर प्रॉफिट बढ़ा तो शेयर की प्राइसेस बढ़ेगी, गारंटी नहीं है। कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा, कंपनी उस प्रॉफिट को कहाँ यूज करती है उसके ऊपर डिपेंड करता है ना, यस और नो? कुछ बात समझ में आ रही क्या?
इसीलिए तो देखो काफी बार ऐसी प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज होती है बट फिर भी शेयर होल्डर्स को ना डिविडेंड दे रही है ना उनके शेयर्स की प्राइसेस ज्यादा बढ़ रही है। मतलब कहीं ना कहीं वो कंपनी क्या कर रही है, फंड्स को गलत वे में यूटिलाइज कर रही है, बाईपास हो रहा है। यस और नो? तो इसीलिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इकलौता एक ऑब्जेक्टिव रहना अच्छा नहीं है। हाँ, शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है तो उसमें सब कुछ कवर हो जाएगा। आगे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज क्रिटिसाइज ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड। ये हमने देखे डिस्टिंग्विश बिटवीन में, बट कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है यहाँ पे। बहुत ही वेग कॉन्सेप्ट है, लॉजिकल नहीं है। आगे, इग्नोर्स द टाइमिंग ऑफ रिटर्न, इग्नोर्स द रिस्क फैक्टर, इट मे टेक सच डिसीजन विच मे इन द लॉन्ग रन प्रूव डिजास्टरस। यस और नो? शॉर्ट रन के लिए अच्छा है बट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को अगर आप ध्यान रखोगे और कुछ ऐसे डिसीजन आपने ले लिए लॉन्ग रन के, बस इतना ध्यान में रखते हुए क्या कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, तो वो आपके कंपनी के लिए, बिजनेस के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। आगे, emphasis is generally on a short run project. It may cause the decreasing share prices. Profit is only one of the many objective. उसी को हम लोग, है ना, ऐसा नहीं बोल सकते कि बस ये ही इकलौता एक होल एंड सोल ऑब्जेक्टिव है। प्रॉफिट एक तुच्छ है, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव है। इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव और पार्ट ऑफ द लाइफ बोल सकते हैं, नॉट हार्ट ऑफ द लाइफ। यस और नो? तो एक छोटू सा पार्ट है, एक छोटू सा ऑब्जेक्टिव है, आपने उसी को जिंदगी बना लिया, तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज किया, दैट्स इट, सिंपल है। चलो आगे। देन शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, यहां पे क्या है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए एक फॉर्मूला लिख लेना। किसी भी शेयर की अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो उसकी वैल्यू का अगर मैं करंट वैल्यूएशन करूं, जैसे मान लो एक शेयर है 100 रुपए का शेयर है और वो लाइफ टाइम आपको डिविडेंड देने वाला है 10 रुपए, 12 रुपए, 14 रुपए, है ना, 16 रुपए, 18 रुपए, लाइफ टाइम, अनंत काल तक। रेट दिया हुआ नहीं क्वेश्चन में, हमेशा मिलेगा। क्या यहाँ पे ग्रोथ है क्या? यस और नो? ग्रोथ है। अब मुझे इन सारे डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, मतलब वो शेयर की वैल्यू आ जाएगी क्या? फॉर्मूला देखा हुआ है आपका? बोलो। अरे रे 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 रे, क्या कर रहे हो? ग्रोथ है, इनफाइनाइट पीरियड तक है, ए अपॉन आर माइनस जी। हर बार डिविडेंड उसका 10% है और ग्रोथ कितने से होगी? 3-4% से, जो भी रहेगा। तो ए अपॉन आर माइनस जी। ये आपको क्वेश्चन में ये अमाउंट ऐसा दिया रहेगा कि हर बार का डिविडेंड कितना है, डिविडेंड ये कितना देना चाहती है? 10 रुपए। बट शेयर होल्डर्स ने डिमांड किया कि भैया हर बार का जो आप 10 रुपए दे रहे हो उसमें हमें ग्रोथ ऐड करके दो, तो ग्रोथ रेट वाला हो गया, आर रेट ऑफ रिटर्न। वही फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, बट आपने ये वाला फॉर्मूला लिख लेना। एनपीवी किसका? एनपीवी ऑफ शेयर। ये फॉर्मूला आपको ज्यादा फ्रेंडली और पहचाना पहचाना लग रहा है, ये फॉर्मूला आपको देखने की जरूरत नहीं है। डन? फिर से एक बार बता देता हूं, एक शेयर से इनफाइनाइट पीरियड तक आप लोगों को डिविडेंड मिलने वाला है हर साल। रेट दिया हुआ है, ग्रोथ रेट दिया हुआ है, डिविडेंड का अमाउंट, डिविडेंड का अमाउंट दिया हुआ है। बताओ उस शेयर की प्रेजेंट वैल्यू, या छोड़ो ना, नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी रहेगी? बोलो कितनी आ जाएगी, बताओ। तो प्रेजेंट वैल्यू और नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दैट शेयर, हाँ बताओ बेटा। ए अपॉन आर माइनस जी। ए कितना है? 10, आर कितना है? 0.1, जी कितना है? 0.03। बताओ कितना आ गया बेटा? पॉइंट, खेल खत्म। लिख लो एग्जाम्पल साइड में। सर ये फॉर्मूला तो पता है बट ये थोड़ी पता था कि यहाँ पे भी लग सकता है, इसलिए लिख लो। डन? लिखो फटाफट से। लिखा क्या? एक सेकेंड ना, वापस आ रहा हूँ स्क्रीन पे। मैंने आप लोगों को इसमें कुछ होमवर्क बोला था, याद आ रहा है क्या सभी को? रोल ऑफ फाइनेंस मैनेजर आपने पढ़ा? अच्छे से देखा? ठीक है। एक काम करना, अब
ये पहले आप लिख लो। ये लिख लिया सभी ने? मैं स्क्रॉल कर सकता हूं इसको? ओके, यहां पे लिखो विल सी इन नेक्स्ट चैप्टर। ये आगे आने वाला है, MVA भी आगे आने वाला है, नेक्स्ट चैप्टर। लिख लिया बेटा? बट फिर भी आपको इंट्रोडक्शन इसका दे दूंगा जो इस टॉपिक के अंदर में, एक्चुअल में इतने छोटे कॉन्सेप्ट नहीं है, बड़े बड़े कॉन्सेप्ट है दोनों भी, बट इंट्रोडक्शन यहाँ पे हम लोग देख लेंगे। तो बचाओ, हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसका टुमारो।